था, I try to find all the values, okay, and we were there I think the last on the phasor. मैं एक बार फिर से recap करवा देता हूँ आज आपको. I am sharing the screen once again with you. नेट थोड़ा स्लो है आज. I can see it very clearly. Net is slow today. I am trying to share the screen. It has not come yet. I am audible, na? Diksha? Yes, sir. Okay. स्क्रीन शेयर नहीं हुआ. चलो. Just wait, there's a problem. Screen share is becoming a problem. Just wait. If the screen is not shared, then it will be a problem. So that is what it is, not a screen. Just wait, like. Is slow at my end. Was not able to share. I'll recording has started, and I try to share the screen with you. Now it is coming.
स्क्रीन शेयर हो गया? यस। अमन, दीक्षा? नो सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? नो सर। ओके। अब हो गई सर। अब हो गई है? यस सर। बता दिया करो ना, मुझे पता नहीं होता। ओके, now we're coming back to the same problem. Because of slow net, same thing over here. We had the RLC. I repeat once again. This was the question. We had R1, L1, R2, L2, and R3, L and C were in parallel. So what we did it, we have done what? We find the, देखो R1 तो ओम्स में दिया है, लेकिन L1 है तो ओम्स में XL1 नहीं दिया हुआ, XL2 नहीं दिया हुआ, XC नहीं दिया हुआ, तो पहले ओम्स निकालिए। तो XL1 का ओम्स निकालिए 2 pi FL1, then I got XL2 2 pi FL2, then I got XC 1 by 2 pi FC, then it again came into ohms. So we got XL1 in ohms, XL2 in ohms, and XC also in ohms. So R1 plus J XL1. So I'll take this as Z1. So Z1 कितना आ गया? R1 plus J XL1. R1 plus J XL1. I've taken this R1 and XL1 as one thing out. So मैंने बताया था जब भी XL1 आएगा, resistance will always be in the real form. XL and XC reactances will always be in the complex form. कभी भी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL आएगा तो प्लस J आएगा, और XC आएगा तो माइनस J आएगा। ये बता चुका मैं, रीजन भी बताया था। Because XL lies on the positive y axis, complex y axis plus J axis, and XC lies on the minus J axis always. तो प्लस J XL, तो ये फॉर्म कौन सी होगी आपकी? रेक्टेंगुलर। दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो 15 प्लस XL1 मुझे पता है, तो मेरा ये आ गया। इसका मैंने पोलर फॉर्म निकाल लिया था। इसमें कोई डाउट था? आई एम ट्राइंग टू री रिवाइज इट। इसमें कोई डाउट था? से यस और नो? रुद्रांश, राजा बाबू, ओके, से यस और नो। देन Z2 मैंने इसको Z2 ले लिया। ये सबको करना है असाइनमेंट नंबर 3 में। जो असाइनमेंट है उसमें ये करना है क्वेश्चन, आपको कंप्लीट प्रॉपरली करके आना है। मंडे को मुझे देना है ये क्वेश्चन आपको। यू हैव टू सेंड दिस असाइनमेंट इन बाय मंडे। देन Z2 इज R2 plus J XL2। कितना आ गया? तो ये कितना आया? R2 plus J XL2, 10 plus 6.283, 10 is in ohms, R2 is ohms, and XL2 was 6.283। तो ये आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म निकाल लिया था ना हम लोगों ने। तो ये ओम्स, यहाँ ओम्स भी लिखना है, यहाँ पर ओम्स भी लिखना है आपको। तो Z2 का रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म लिख लिया, Z1 का रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म लिख लिया, और Z3 का भी रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म लिखना है। वो कितना है? R3 माइनस GXC। वाई माइनस? बिकॉज इट इज XC, तो XC के साथ माइनस J आता है, तो R3 माइनस GXC। तो कितना आ गया? ये आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म बना दिया। यहां तक कोई डाउट? स्पीक आउट यस और नो। भाई जल्दी बताओ। नो सर। इसका ओम्स हो गया। नो सर। उसके बाद ZP था, वही काम करना है, Z2 इंटू Z3 बाय Z2 प्लस Z3। So ultimately you get
Z2 into Z3 by Z2 plus Z3. Now Z2 into Z3 means what? They are polar forms. मल्टीप्लाई में ये Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मल्टीप्लाई में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं. तो Z2 का पोलर फॉर्म ले लिया, ये दिया हुआ पोलर फॉर्म Z2 का, और Z3 का ये पोलर फॉर्म है. और यहाँ ऐड कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐड कैसे करते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में. तो Z2 का रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख लिया ये, और इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म Z3 का ये, दोनों को ऐड कर लिया. ऐड कैसे करते हैं? रियल को रियल से और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से. तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गया. यहाँ पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में, उसके मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 443.5 आता है, और एंगल को ऐड करेंगे तो -25.72 आ गया. ऊपर वाला अब डिवाइड करना है हमको, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स, लेकिन ऊपर वाला तो पोलर में है लेकिन नीचे वाला नहीं है, तो नीचे वाले को हमने पोलर में कन्वर्ट किया था. उसके बाद जो कन्वर्ट किया था वो वैल्यू मेरे को R2 एंगल θ2 की पता नहीं है, बच्चों ने लिख के दी थी लास्ट क्लास में. उसके बाद अब दोनों का पोलर फॉर्म कितना होगा? मॉड को दोनों मॉड R1 R2, R1 ऊपर वाला R2 नीचे वाला, ये नया मॉड आ गया. R1 by R2 विल बी न्यू मॉड. और एंगल कितना आएगा? ऊपर का एंगल θ1 माइनस θ2, और नीचे का एंगल पे शायद माइनस ही आया था कुछ, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस या ये होगा. तो अल्टीमेटली वी गॉट दिस 25.732 माइनस θ2. सो वी गॉट अल्टीमेटली ZP इन पोलर फॉर्म एज, ये कुछ 40 आया था एंगल, -40, यहाँ पर -40 आया था इसका. तो 11.268 डिवाइडेड बाय एंगल 14.7 आ गया प्लस. यहां तक किसी की डाउट थी कोई? यस, एनीवन हैड डाउट्स? प्लीज स्पीक आउट. नो सर. ओके, प्लीज स्पीक आउट बिकॉज आई हैव टू गो अहेड आल्सो. ये सबको करना है, जो नहीं करेगा आई विल मार्क 0 इन असाइनमेंट्स. मेक इट वेरी क्लियर. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस नाउ because this is very important part, very important numerical. It covers series also, parallel also and everything. ये क्लियर हो गया, सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो गए एक ही बार में, सारे क्लियर. मैं 50 न्यूमेरिकल नहीं कराता, गिनती के 5 कराता हूँ, उसमें सब कुछ आता है. उसको बार बार करो, प्रैक्टिस करो, उसका जो मर्जी क्वेश्चन कर लो आप. यू सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड कम विद डाउट, यू विल बी सॉल्व. यू कैन सॉल्व ऑल. तो यू कैन सॉल्व ऑल. ये पोलर में है और इसका आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म निकाल लिया. So ultimately you got this 10.9 angle this. After this इसके बाद why this is slow? What the hell is this? At my end today the net is slow, that's why I am having this problem. उसके बाद we got ZP over here. ये ZP था, ZT कितना आएगा? Z1 प्लस ZP. ZP निकाल चुका हूं मैं, तो Z1 प्लस ZP करना है, तो इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, बिकॉज दिस इंपीडेंस प्लस दिस इंपीडेंस इज टोटल इंपीडेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट ZT. तो आगे कितना? दोनों को ऐड करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसका कौन सा यूज करेंगे? फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करेंगे. तो रियल को रियल से ऐड करोगे, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से करोगे, वी गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर 25.9 एंगल J 18 प्लस J 18.568. इसको रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद टोटल इंपीडेंस आ गया मेरे पास इन रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म. नाउ आई गोट टू डू टोटल वोल्टेज, ओम्स लॉ.
VT इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल इंपेडेंस ऑफ द होल सर्किट। टोटल इंपेडेंस कितना है? ZT है। तो IT टोटल करंट कितना आ जाएगा? VT बाय ZT। टोटल वोल्टेज कितना दिया? 220 एंगल 0। 220 दिया, अगर बुक में या न्यूमेरिकल में या एग्जाम में 220 दिया हो या 230 दिया हो तो एंगल 0 अपने आप ले लेना है। दैट इज अंडरस्टूड। यू आर नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। इसको नोट कर लो, एग्जाम में या किसी पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में अगर टोटल वोल्टेज 230, 240, 15 कुछ भी दिया हो, एंगल 0 साथ में लिख लो, पोलर फॉर्म में आ जाएगा, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्ट कर लो फिर। तो VT कितना आ जाए? 220 एंगल 0 डिवाइड बाय 31.86। टोटल ZT कितना है? ये है उसका पोलर फॉर्म 35.64। तो R1 एंगल थीटा 1 बाय R2 एंगल थीटा 2 कितना होगा? R1 बाय R2 इज द न्यू मॉड, तो 220 बाय 31.868 ये नया मॉड बन गया। और एंगल कितना है? 0 माइनस 35.64, 0 माइनस 35.64, दैट इज माइनस 35.64। तो 6.9 इनको डिवाइड करके नया मॉड आ गया 6.9 एंगल माइनस 35.64। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट वाज दिस। तो मेरा करंट आ गया। जब ये करंट यहां से पास करता है Z1 से, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा VAB या V1। VAB इज वोल्टेज V1, A to B इज द वोल्टेज अक्रॉस Z1। वो कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू IT इंटू Z1। IT दिया हुआ मुझे, अब मुझे पोलर फॉर्म यूज करना है IT का, बिकॉज मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने IT का पोलर फॉर्म ले लिया, वो आ गया ये वो ये आ गया। और Z1 का भी Z1 का भी पोलर फॉर्म ले लिया जो मैंने पहले निकाला था, तो इसका भी पोलर फॉर्म मैंने यहां ले लिया, ये रहा। तो अगेन आई गॉट टू डू द सेम थिंग आउट, मल्टीप्लाई द R1 एंगल थीटा 1 इंटू R2 एंगल थीटा 2। नया मॉड कितना है? R1 इंटू R2, नया मॉड आ गया 21.72 इंटू 6.9, ये नया मॉड आ जाएगा। और माइनस 35.64 प्लस 46.32 जो भी एंगल आ गया, तो ये मेरा V1 आ गया। ये कितना आ गया मेरा? V1। उसी प्रकार से मुझे VBC कैसे निकालना है? Who will tell me how to find VBC in the class? Yes, who will tell me how to find VBC? Yes, who will tell me out? Yes, Rudransh, Ritanshu, Nikhil, Akshat, Suruchi. कैसे निकालना है? हाँ, कैसे निकालेंगे इसमें? सर IT इंटू ZP कर देंगे। इसको क्या? सर IT इंटू ZP कर देंगे। हाँ, IT इंटू ZP करेंगे। सिंपल है, ओम्स लॉ लगा रहा हूं मैं। ZP है पूरा इंपिडेंस है, और इस पूरे ZP में कितना करंट आ रहा है? कोई वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट कितना है? अगर ये R2 R3 होता तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना? 1/R2 बाय 1/R3 वो होता आपका जो भी है। तो उसी प्रकार से इसका जो इंपिडेंस है ZP है पैरेलल का, तो ZP को जब हिस्टोरिक करंट IT से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बस VBC आ जाएगा, B2C। ये वोल्टेज VBC या V2 जो है ये Z2 और Z3 के लिए सेम होगा। क्यों? बिकॉज Z2 और Z3 आर इन पैरेलल। जब दो इंपिडेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज आ गया VBC या V2। तो मैं बताऊं I2 और I3 कैसे निकालूंगा? I2 इज द करंट पासिंग थ्रू Z2, I3 इज द करंट पासिंग थ्रू Z3। तो मैं I2 I3 कैसे निकालूंगा? यस क्लास, who will speak out? Mr. Akash, are you there? Mr. Akash? यस सर। हाँ, कैसे निकालेंगे अब I2 I3 जरा बताओ। I2 कैसे निकालेंगे मिस्टर आकाश? You are listening in the class, right? How will find I2 I3? Speak out. Simple Ohm's law it is. कैसे निकालेंगे? Raise hands. Please raise hands. I want the hands to be risen. It is very bad if you don't know these basics also. After 3 days class,
I think you are not there in the class. You are somewhere else. Those who don't speak now also, the same question what I explained, that means they are not attentive. Yes, Mr. Akash. What is your doubt? हेलो Yes. हाँ जी. सर V2 by Z2. V2 by, आप बड़ी देर बाद बोल रहे हो क्या? इतना सोच रहे हो इसमें? लास्ट क्लास में बताया नहीं था क्या मैंने आपको? You people never speak in the class. You have no problems and no doubts. Why so? Yes, Rhythm, speak out. Rhythm, very good. Rhythm, speak out, child. Sir, V2 over Z2 and V3 over Z3. Yes. इसमें सिंपल था. I know Akash, he has given the answer. I am not saying this, but we should not take so much of time to tell the answer. Okay, that I become suspicious. You are asking someone from the messaging. That is quite simple. वो मैसेज करेगा आपको पर्सनल में कि ये आंसर है. इतना तो मुझे भी समझ आ रहा है इतने दिनों में. This is not good. You have to respond there and then. When Aman can, Suruchi can, Ritanshu can, so many, why can't you? So I2 is V2 by Z2 and I3 will be V3 by Z3. Why? Because ये वोल्टेज V2, Z2, ये पूरा Z2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा Z2 है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक Z3 इम्पिडेंस है. Z2 is ohms और वोल्टेज पता है, वोल्टेज इज V2. ये V3 नहीं, इसको V2 लिखना है. हाँ, ये गलती से है, बिकॉज V2 ही होगा ना. जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, बिकॉज बोथ Z2 एंड Z3 आर इन पैरेलल. ये मिसप्रिंट है, Z2 है. तो V2 बाय Z2 करोगे तो I2 आ जाएगा, V2 बाय Z3 करोगे तो I3 आ जाएगा. दोनों को पोलर फॉर्म में करके आंसर निकालना है. इज इट राइट? कोई डाउट्स? ओके, देन वी हैड कम टू, इसके बाद मैं एक नई चीज पर आया था. How to find the ये लो. अब ये बताओ, आपने मुझे आंसर बताए थे वो वाले. You had shared the values of V1. अब मुझे फेजर डायग्राम बनाना है. क्या बनाना है? फेजर डायग्राम. तो लास्ट क्लास में मुझे किसी ने ये वैल्यूज बताई थी मेरे को. तो फेजर डायग्राम किसका बनता है? किसका बनेगा? एक तो सप्लाई वोल्टेज का बनेगा, एक टोटल करंट का बनेगा, एक बनेगा आपका V1 का, एक V2 का, एक I2 और I3 का बनेगा. वोल्टेज और करंट्स का बनते हैं ना. Yes, sir. टोटल वोल्टेज क्या है? सप्लाई वोल्टेज 220 एंगल 0. तो भैया वो तो ये आ गया. पोलर फॉर्म में बनाना है. फेजर डायग्राम इज ऑलवेज नथिंग बट पोलर रिप्रेजेंटेशन of voltages and currents. Polar representation of voltages and currents. Phasor diagram. जो एंगल पॉजिटिव है उसको यहां बनाना है और जो एंगल नेगेटिव है यहां बनाना है. बस उसके अलग से 1 2 1.5 2 नंबर मिल जाते हैं. ओके, उसके बाद टोटल करंट है. टोटल करंट अलग से दिया था शायद.
टोटल करंट वॉज 6.9 एंगल माइनस 35.64, तो 6.97 35.64। दिस इज 35.64, कल मैंने बनाया भी था। minus 35.64, right? This is my total current IT. Then I got I2. I2 कितना है? 6.56 angle 53.08, 6.5 और ये एंगल है 53.08। चेक करें ना, यही एंगल आता था। Those who have got the answers, you can check. यही आंसर था ना? अमन, रुद्रांश, I2, ओके। यही था सर। I3 2.06 एंगल 78, एंगल बहुत बड़ा है। यहाँ जगह नहीं है। 2.06, तो ये बता दिया मैंने आपको फेजर डायग्राम कैसे बनाना है। पॉजिटिव एंगल है तो ऊपर, नेगेटिव एंगल है तो नीचे, बस मैग्नीट्यूड को अप्रोक्सीमेट ले लो। हुआ नहीं है, हुआ बनाया हुआ है। इट इज नॉट टफ, इट इज मेड टफ। फेजर डायग्राम कोई बहुत बड़ा पता नहीं क्या पहाड़ करने लगे हो। अब इसके बाद अब ये हो गया IT, I2, I2, I3, IT एंड V1, V2 भी आएगा। V1 कितना है? बहुत कम है, 19.548, दिस 10.68, 10 point V1 is 19.54 angle 10.68, okay. Now we'll come to V2. V2 कितना है? 77.749, very big amount, minus 20, थोड़ा सा बड़ा बना लेना, इनसे अलग बना लेना। 20 है, 20.94, V2 है ये, और 77.7, 0.7, ये थोड़ा सा बड़ा कर देना क्योंकि ये 220 है, तो अगर ये 77 यहाँ है तो ये 220 थोड़ा बड़ा होगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। अब अप्रोक्सीमेट रफ आइडिया ऑफ स्केल, ये हो जाएगा मेरा सप्लाई वोल्टेज विच इज 220 एंगल 0, और दिस इज माई फेजर डायग्राम। इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट था कल? नो सर। ओके, विल कंटिन्यू। इसके बाद वो पूछेगा
व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज पावर फैक्टर? पहले डायग्राम देखो। cos phi. वो तो सही है, लेकिन फाई क्या है? पहले फेजर डायग्राम ऑफ द होल सर्किट। पावर फैक्टर या फेजर, पहले फेजर एंगल निकालना पड़ेगा, तभी तो पावर फैक्टर आएगा। बिकॉज कॉस ऑफ द फेज एंगल इज पावर फैक्टर, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल। तो जब तो फेज एंगल नहीं पता तो कॉस फैक्टर किस चीज का निकालोगे? तो कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? यस, स्पीक आउट, raise hands. Anyone can tell me how to find the power factor of the whole circuit? Anyone? अब जो मैं मेथड बताऊंगा ये कहीं नहीं है, जितना मर्जी गूगल कर लेना। यू कैन डू गूगल टू द लास्ट। गूगल है, कई है ना ऐसे सर्च इंजन, सारे यूज कर लेना। बेस्ट पार्ट इज, अगर आपके पास इंपेडेंस दिया है या वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो Z निकाल लो। Z को रेक्टेंगुलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में, दोनों में निकाल लो। जो पोलर फॉर्म का एंगल है वो फेज एंगल होगा, और वो लीड या लैग करेगा वो कहां से पता लगेगा? वो Z से पता लगेगा। यह मेथड सबसे बेस्ट है, किसी किताब में नहीं दिया। चाहे आप इंग्लिश की फॉरेन की ले लेना, चाहे मैग्रॉ ही ले लेना, प्रेंटाइस हॉल, जो हॉल है सारे ले लेना। अल्टीमेटली ये वाला मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है? जो प्रोफेसर, जो कैलिफोर्निया या जो भी है, यू कैन चेक, राइट? देयर आर शॉर्टकट्स which are hidden, which you will only find in the lectures. So how to find the phase angle? फेज एंगल निकालने के लिए Z के दो फॉर्म लिख लो। एक तो A प्लस माइनस JB लिख लो, रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख लो। दूसरा उसका पोलर फॉर्म भी लिख लो। जो पोलर फॉर्म का एंगल है Z का, ये तो हो जाएगा फेज एंगल, ये है एंगल फाई। ओके, दूसरी बात, ये लीड, क्योंकि फेज एंगल कभी इंडिविजुअल नहीं आता, लीड या लैग से आता है। अगर प्लस है यहां पर, इसका मतलब इंडक्टिव है। प्लस का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव, बिकॉज इंपिडेंस में ए आर प्लस जे एक्सएल होता है, और कुछ ए और बी, कुछ आर हमेशा आर होगा, ए हमेशा आर होगा, और बी हमेशा एक्स होगा, या एक्सएल या एक्सी। अगर एक्सएल है तो प्लस होगा, और माइनस है तो एक्सी होगा। अगर प्लस है इसका मतलब इंडक्टिव है। बी क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बी क्या आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस में करंट लीड करता है कि लैग करता है? लैग करता है। इसका मतलब फेज एंगल क्या है? लैग। अगर प्लस है, अगर ये प्लस आता है तो लैग करता है। इसको मैं यहां दोबारा से बनाता हूं। let Z is equal to A plus minus JB, which is R angle theta. So this will be the phase angle. If there is plus, then it is lagging. If it is minus, इसको नोट कर लो, किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर ये माइनस है तो लीडिंग, करंट लीड करना। फेज एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ द करंट फेजर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। अगर करंट लीड करेगा तो लीडिंग फेजर एंगल बोला जाएगा। अगर करंट का फेजर वोल्टेज से लैग करेगा तो लैगिंग फेज एंगल। माइनस है तो लीडिंग फेज एंगल, बिकॉज करंट लीड कर रहा है, बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटी में करंट लीड करता है वोल्टेज से। तो कुछ नहीं करना आपने, कभी भी पावर फैक्टर आ जाए या फेज एंगल आ जाए, whenever you come across this, तब उसके बाद
कॉस एंगल थीटा डाल के लीडिंग या लैगिंग डिपेंड करता है जो भी यहां से आया। Anyone has got any doubts? I'll repeat once again. कभी भी फेज एंगल या पावर फैक्टर निकालना हो तो आपने कुछ नहीं करना, इंपीडेंस निकाल लो। वोल्टेज अगर सीधा इंपीडेंस दिया हुआ है तो उसको यूज कर लो, उसका रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म यूज करो। अगर वोल्टेज और करंट दिया है तो उनको डिवाइड करके V बाई को Z निकाल लो, उसका Z निकालकर उसको दोनों फॉर्म में लिख लो। उसके बाद कभी मार नहीं खाओगे, कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। ये कहीं नहीं दिया हुआ, लोकल बुक में तो भूल जाओ अगले जन्म तक, फॉरेन की बुक्स में भी नहीं दिया हुआ। ओके, उसके बाद ये फाई, अब चाहे ट्यूटोरियल्स में डाल दिया हो यूट्यूब में तो अलग बात है, पहले तक तो नहीं था। फाई, तो ये फेज एंगल आ गया। ये जो वैल्यू है ये फेज एंगल है, ये जो आपको आर्गुमेंट यहां दिख रहा है वो फेज एंगल है। उसके बाद ये तो आ गया फेज एंगल, क्योंकि फेज एंगल कभी इंडिविजुअल नहीं होता, वो लीडिंग या लैगिंग होता है। फिर इसका हम रेक्टेंगुलर फॉर्म देखेंगे। अगर प्लस आ रहा है तो लैगिंग है, करंट लैग कर रहा है। करंट अगर लैग करे वोल्टेज से तो लैगिंग फेज एंगल होता है, अगर करंट लीड करे वोल्टेज से तो लीडिंग फेज एंगल होता है। मतलब कैपेसिटिव में लीडिंग फेज एंगल होता है बाय 90, क्योंकि वहां 90 डिग्रीज आता है, और ये आपका लैगिंग है। तो आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो कॉस पावर फैक्टर साथ में, अगर ये लीडिंग निकला है तो पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल के लीडिंग लिखेंगे, पावर फैक्टर इज इतना लीडिंग या पावर फैक्टर इज इतना लैगिंग। ओके, इसमें कोई डाउट्स? इसमें कोई डाउट्स? आई एम नॉट हियरिंग फ्रॉम एनीवन। मिस्टर राजा बाबू, आनंद, हितांशु, दीक्षा, रुद्रांश, रुचि, नो सर। रिदम, आनंद, नो सर। नो सर। इसको नोट कर लो बेटा, ये नहीं है कहीं भी दिया हुआ। इसका मतलब ना, अगर मैं अब जल्दी बताओ फेज एंगल कितना होगा? ये जेड की वैल्यू दी हुई है, जल्दी बताओ भाई। 45। हैं? फेज एंगल कितना होगा? 45 सर। 45। 45, वेरी गुड। उसके बाद लीडिंग है कि लैगिंग है? लैगिंग है सर, लैगिंग। लैगिंग है, कॉस प्लस। लैगिंग फेज एंगल, ठीक है। तो फेज एंगल हो गया 45 डिग्रीज लैगिंग। फेज एंगल ऐसे लिखोगे 45 डिग्रीज लैगिंग, ठीक है। और फिर कॉस ऑफ फाई कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कॉस 45 इज 1/√2 लैगिंग। कोई डाउट्स? जब फेज एंगल लैगिंग है तो पावर फैक्टर भी लैगिंग हुआ। इसको नोट कर लो, इसकी फोटो खींच लो,
और ग्रुप में डाल दो। अमन, दैट्स ऑल देन। फोटो खींच लिए अमन? कोई और बच्चा कर ले अगर अमन का नेटवर्क डाउन है तो। रितांशु, रुद्रांश, कोई भी कर दो बेटा। फोटो खींच के रख दिए? ओके 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 Yes, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आज ये पूरा करना है, पावर फैक्टर भी निकालना है आपने, टोल्ड सर्किट का, आरएलसी सर्किट का पावर फैक्टर भी निकालना है। और ये असाइनमेंट हो गया। अब आपको आई टी निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, V1 निकालना है, V2 निकालना है, फेजर डायग्राम बनाना है और पावर फैक्टर ऑफ द कंप्लीट सर्किट निकालना है। ओके।